नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो मिक्स टेक्स्ट की सीरीज़ चल रही है, इसमें दूसरा ये वीडियो है। पहले वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चन हम किए थे। आज हम 40-50 क्वेश्चन आज और करेंगे। दोस्तों, पीसीएस की तैयारी में जो मटेरियल पढ़ाई कर रहे हैं वो तो करिएगा, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे, जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप नए नए क्वेश्चंस लगाइए और पुराने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आप स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के लिए जो ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको वीडियोज़, पीडीएफ, टेस्ट, जो टेस्ट आप देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है। आपको रोज़ आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आप अगले 3 महीने में अगर आप सिर्फ टेस्ट लगाओगे तो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फ़ीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर छोड़ दिया है, आप चाहे तो वहाँ पे नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करता है? जो आपका सरोवर या झील में सबसे ज़्यादा चीज़ जो क्या बढ़ती है, तो वह जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा, कोई तालाब देखा होगा जिस पे हरा हरा रंग का आपका कुछ एक उस पर एक लेयर चढ़ी होती है, वो एल्गी की होती है। एल्गी भी होता है, ठीक है, काई से कहते हैं। और इसी तरह से एक जलकुंभी इस तरह का प्लांट होता है जो क्या करता है, उस पूरे सरफेस को जो जो झील है या कोई तालाब है, उसके पूरे सरफेस को वो कवर कर लेता है। ठीक है, अब जब वो पूरा कवर कर लेता है पूरे तरीके से, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हवा से, एटमॉस्फेयर से पानी में नहीं जा पाती है। ठीक है, पानी में जब ऑक्सीजन नहीं जा पाती है तो जो मछलियाँ वगैरह होती है उनको जो ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पाता और वो मर जाती हैं। इसलिए धीरे धीरे करके ये जो जो ऐसे तालाब जहाँ पे जलकुंभी बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और पूरा कवर कर लिया उसने, तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 कारण और भी हैं जो थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है जो केमिकल वेस्ट है, ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं आपके ज़मीनों में, और पानी चाहे बरसात का पानी हो या किसी से, उसके माध्यम से होता हुआ जो ऊपरी लेयर है लैंड की, इस पे फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया है, वो सब तालाब में आ जाते हैं। तालाब में जब ये चीज़ें आती हैं तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बढ़ जाता है। न्यूट्रिशन बढ़ने से जो प्लांट, इस तरह के प्लांट होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और धीरे धीरे क्या करते हैं, जब इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है तो ये पूरा का पूरा तालाब को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वन मतलब जो पेड़ होते हैं ना, उनके छालों पर, छाल मतलब तनों पर एक वाइट वाइट रंग की चीज़ होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? देखिए, उसको कहते हैं लाइकन। अब लाइकन के साथ बड़ी अच्छी कहानी है कि जो लाइकन्स होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं आपके पॉल्यूशंस का या एटमॉस्फेयर का या जो वातावरण का। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ये चीज़ नहीं दिखाई देगी आपको वहाँ पे। तभी आप देखो, शहरों में कभी भी लाइकन नहीं दिखाई देते। पेड़ों में, शहरों के पेड़ों में एक वाइट वाइट रंग का एक चीज़ चिपकी चिपकी होती है, छोटा छाता रंग का बन जाता है वो। तो वो चीज़ आपको शहरों में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन का मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हो, शिमला, कुल्लू मनाली, कश्मीर जाते हो, तो वहाँ पे पेड़ जो होते हैं, वहाँ पर आपको लाइकन दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी होती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाइकन को क्या कहा जाता है, तो लाइकन को इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता है, कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है इस चीज़ को। ठीक है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो देखिए दोस्तों, जो हुसैन सागर झील है आपका हैदराबाद में, वो भी आपका एक जलकुंभी जो होती है सैनाइट कहते हैं इसे, उसकी वजह से ही बर्बाद हुई है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, सॉरी ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट मतलब आपका जो प्लांट हैं वो रेगिस्तान में उग रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, कैक्टस, बबूल। ठीक है, अब खासियत देखिए क्या है, जो थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। जो कैक्टस वगैरह है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैक्टस में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो उसके जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली पतली कांटों वाली पत्तियाँ होती हैं, और दूसरा उसका जो तना होता है उस पर कोई मोटा सा कवर टाइप का चिपका होता है। ठीक है, इतना पास में कवर होता है। जो ये पत्तियाँ होती हैं, ये कांटे जो होते हैं, उनको ये पत्तियाँ होती हैं, चूँकि गर्मी के माहौल में रहते हैं, तो इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो जाए, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा, मतलब कि पौधे से पानी पत्तियों के माध्यम से निकल के बाहर इवेपोरेट ना हो जाए, वाष्पीकरण ना हो जाए, तो ये पत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर कांटों के रूप ले लिया उन्होंने, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है और इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो अपने आप को ऐसे एक विकट परिस्थितियों में जिंदा रखने के लिए, और अपने अंदर से पानी बिल्कुल निकल ना जाए, और ये जो पौधे हैं ये डिहाइड्रेशन से न मर जाएँ, तो इन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं कि पत्तियाँ जो हैं वो कांटों के रूप में कन्वर्ट कर ली हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरा क्या है, उनके जो तने होते हैं वो उसमें एक मोटा मोटा कवर होता है, वो भी सिर्फ इसीलिए होता है कि उस चीज़ को वो ट्रांसपिरेशन रोक सकें वो। ठीक है,
प्लांट पादप पौधे हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? कोई भी प्लांट के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या मानी जाती है? देखिए कोई जो ज़मीन अगर मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अच्छी मानी जाती है वो दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ये बोल रहा है कि कोई स्थान है उसका उसकी वनस्पति यानी कि वेजिटेशन वो किस बात पर डिपेंड करता है? देखिए वैसे अमूमन दो बातों पर डिपेंड करता है। कोपन क्लासिफिकेशन जब कोपन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाइड किया पूरी पृथ्वी का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है, तो दो चीज़ों पे पैरामीटर पे ध्यान दिया। एक था आपका टेम्परेचर और एक है आपका रेनफॉल। तो टेम्परेचर और रेनफॉल एक दो फैक्टर्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप सिर्फ रेनफॉल दिखा रहा है तो आपको रेनफॉल टिक करना है आपको। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? जो पौधे होते हैं कुछ जल अपने अंदर से वो अवशोषित करते हैं, तो जो कैपिलरी वाटर होता है जो उनके तनों जो उनके सेल्स के अंदर एक कैपिलरी बना के वो आगे बढ़ता है तो उसको अवशोषित करते हैं कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, जो मरुस्थल में जो प्लांट होते हैं वो मुख्यतः फ्लैशी मांसल होते हैं। ठीक है, अच्छा, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? देखिए पिरामिड की बात कर रहे हैं, संख्या का पिरामिड। ठीक है, तो संख्या का पिरामिड सीधे सीधे होगा, वो होगा स्ट्रेट, सीधा होगा संख्या का। ठीक है, ये पिरामिड होते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं। और घास का है ये। ठीक है, तो संख्या तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर, प्राइमरी उसमें ट्री आती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर आपका सबसे ज़्यादा बड़ा टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिरामिड। अब इसमें संख्या जो होती है वो नीचे वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा प्लांट की संख्या उसकी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय पादप की बात कर रहा है तो प्लांट सबसे ज़्यादा होंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, जैसे कि आपका ऊँट आ गया। ठीक है, ऊँट, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, जैसे कि आपका कोई इंसान हो गया, जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरह से ऊपर जाता है। घास स्थलीय परितंत्र की संख्या का पिरामिड कैसे होता है? अब ग्रास लैंड में अगर ग्रास लैंड में अगर संख्या की बात करें, संख्या का पिरामिड बनाना होगा तो वो पिरामिड तो बिल्कुल सीधा पिरामिड हो, जैसे हमने डिस्कस अभी किया है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड भी आपका बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, एक प्लांट में परितंत्र का जीवाधार का परिमाण क्या होता है? एक तालाब की बात कर रहे हैं दोस्तों। तालाब में अगर हम तालाब की बात करते हैं तो इसमें अमूमन उल्टा होता है, उल्टा होगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर और फिर हार्बोवेरस। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे जा सकती है, बाकी 90% डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। इसलिए अगर मान लेते हैं सूरज है, सूरज से प्लांट में जाई। ठीक है, यहाँ सूरज के पास 100 थी, इसके पास गई तो 10 बची। प्लांट से एक कार्निवोरस ने कोई जानवर ने खा लिया तो वो आगे टन गई, और उसके बाद एक ऑरेंज बनती है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर की बनती है तो उसके पास 0.1 मिलता है। जो प्लांट की आपका पिरामिड है, प्लांट का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, जैसे यहाँ पर है, ऐसा है। ठीक है, बायोमास नंबर जो होंगे वो कम होंगे और बायोमास ज़्यादा होगा। नंबर और बायोमास के बीच रेफरेंस वाला है। ठीक है, नंबर कम है पर बायोमास ज़्यादा है। घास तलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा, बिल्कुल सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, जल खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह होता है। कहते हैं जो फूड चेन है उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? तो देखिए वो अमूमन वन डायरेक्शनल होती है, और एक
जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाने के लिए सिर्फ 10 या एक प्लांट से एनिमल में जाने के लिए सिर्फ 10% का ही ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि प्लांट के पास 1000 एनर्जी किलो कैलोरी है, तो आगे वाले में सिर्फ 10% ही जाएगी इसमें। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर पर जाने के पूछा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक से दूसरे स्तर में जाएंगे तो 90% खराब हो जाता है और 10% ही आगे मूव करता है। सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की है किसने? सबसे पहले जो इकोलॉजिकल बारे में बताया है तो वो है आपके चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इस चीज़ को बताया है। सूर्य प्रकाश से उगने वाले पौधों को कहते हैं, अगर सूर्य के प्रकाश से पौधे उगते हैं तो उसको कहते हैं आंतोपेदिया, आतपोदित। अधिक वर्षा वाले वन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, तो वहाँ वन होते हैं। देखिए क्या रहा है, 3 चीज़ें बोल रहा है। पहला तो ये बोल रहा है उष्ण क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र है, एक है भारी वर्षा और एक है आपका जहाँ वन होते हैं। 3 पैराग्राफ में है कि ऊंचे वर्षा, भारी वन और उष्ण क्षेत्र। अब जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ देखिए क्या होता है, ऐसे जगह जहाँ पर देखिए, जहाँ पर इक्वेटर, मैं आपको इक्वेटर बताता हूँ। यहाँ जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर के पास आप देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, और हाई टेम्परेचर के कारण से इवेपोरेशन ज़्यादा है। इवेपोरेशन के कारण क्या है, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सबसे बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। और ऐसे वन में आपका सदा हरित यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। देखिए अब एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होते हैं? देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो एक टाइम पे अपने सारे पत्तियां एक साथ नहीं शेड होती हैं, यानी टूटती नहीं हैं, बल्कि अपना टाइम लेती हैं। लेकिन एक कुछ आज जब हो गई, कुछ कल होंगी, कुछ परसों होंगी, तो कुछ जो जो चीज़ें हैं वो पत्तियां जो है एक साथ नहीं जाएंगी और अपना टाइम लेती हैं। लेकिन जब डेसिडियस फॉरेस्ट आता है, यानी कि आपका दूसरे आपको आते हैं, तो वो अपना शेड कर देती हैं। क्यों करती है? क्योंकि वही इवेपोरेशन, गर्मी में अब उनके अंदर इवेपोरेशन, पानी का इवेपोरेशन ना हो जाए, इसलिए वो गर्मियों में अपनी पत्तियों को वो शेड कर देती हैं, ठीक है। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी है, गर्मी में, और वहाँ पे सर्दियों में, शरद ऋतु में वर्षा कम होती है, गर्मी में कम होती है लेकिन सर्दियों में वर्षा ज़्यादा होती है। तो वो कौन से होंगे? गर्मियों में कम वर्षा होगी, सर्दियों में ज़्यादा वर्षा होगी, तो वो है आपके घास के मैदान, ग्रास फॉरेस्ट, घास के मैदान है, जैसे, ठीक है, एचुरीज वगैरह जो होते हैं ग्रास के मैदान है आपके। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना और तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है। देखिए जो आप समझते हैं इस्तेमाल, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, ज़मीन के ऊपर है। उसके ऊपर आ गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर आ गया मीजोस्फेयर, इसके ऊपर आ गया थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी होंगे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, यहाँ सब कुछ आपके एक्टिविटी यहीं पर हो जाएंगी जितनी भी होती है, ठीक है। मौसम की जितनी एक्टिविटी यहीं पे होती है, और बिजली कड़कना, बारिश बरसना ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन जैसे ही जहाज़ को होता है वो ऊपर ट्रोपोस्फेयर से आगे निकल जाता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में जहाज जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मूव करते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, जिससे कि उनको मौसम को दिक्कत ना है। लवणीय मृदा में उगने वाले प्लांटों क्या कहते हैं? देखिए अब प्लांट ज़मीन में 2 तरह की होती है, एक एल्कलाइन होती है और एक सॉल्टी होती है। जो सॉल्टी यानी कि लवणीय जो होता है, तो उसमें क्या है, उसमें जो पेड़ उगते हैं उसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, हेलियोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्यों होते हैं, ये हाँ, या आयन पॉजिटिव या OH नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या कुछ और माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं, तो
जो हमारे केमिकल में आते हैं वो या तो हाइड्रोजन आयन आ जाएगा या तो OH नेगेटिव है। तो ये जब इस्तेमाल जब ज़मीन पे होते हैं तो ये सारी क्वालिटी ज़मीन पे आ जाती हैं। ठीक है। अगर आप ये है तो आपका एसिडिक है नेचर, ये है तो बेसिक इन नेचर है आपके ज़मीन को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। थैंक यू।